तीन निर्दलीय विधायकों पर बड़ा फैसला आया है। तीनों निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे स्वीकार कर लिए गए। स्पीकर कुलदीप पठानिया ने उनके इस्तीफे स्वीकार किए। हिमाचल विधानसभा के अध्यक्ष कुलदीप पठानिया ने बयान भी दिया। इसके बाद उन्होंने कहा कि चुनाव के कारण पेंडिंग थी जांच और अब तीनों विधायकों के इस्तीफे स्वीकार कर लिए गए। हिमाचल की राजनीति के हवाले से बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। तीनों निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे कबूल कर लिए गए हैं। स्पीकर कुलदीप पठानिया ने जानकारी दी। उन्होंने ये भी कहा कि चुनाव की वजह से जांच पेंडिंग थी, लेकिन अब तीनों विधायकों के इस्तीफे मंजूर कर लिए गए हैं और इसके बाद अब 3 और सीटों पर उपचुनाव होगा हिमाचल में। ये एक और बड़ा अपडेट आपको दे रहे हैं। तीनों निर्दलीय विधायकों पर बड़ा फैसला किया है स्पीकर कुलदीप पठानिया ने। तो केएल ठाकुर जो नालागढ़ से विधायक थे, होशियार सिंह ये देहरा से विधायक थे और आशीष शर्मा ये हमीरपुर सदर सीट से विधायक थे। तीनों निर्दलीय विधायक इस्तीफा दे चुके हैं काफी दिन पहले ही, लेकिन स्पीकर कुलदीप पठानिया ने उनका इस्तीफा अब कबूल किया है। उससे पहले उनकी दलील थी कि तकनीकी तौर पर देखा जा रहा है कि उनके इस्तीफे को लेकर क्या गुंजाइश। आपको मालूम है कि हमारे 3 जो माननीय सदस्य 14वीं विधानसभा के हैं, श्री होशियार सिंह जी देहरा से और केएल ठाकुर नालागढ़ से और आशीष शर्मा हमीरपुर से, इन्होंने 22 मार्च को विधानसभा की सदस्यता से जो है वो रिजाइन किया और वो रेजिग्नेशन जो था 22 को हुआ। 23 को इन्होंने जो है भारतीय जनता पार्टी को ज्वाइन कर लिया और इसकी इंक्वायरी थी। बीच में चुनाव था। सभी और पार्टीज जो हैं, जिसमें एक हमारे पास एक पिटीशन भी आई जगत सिंह नेगी जी की तरफ से एंटी डिफेक्शन लॉ में, उन सब की इंक्वायरी करने के बाद जो 3 माननीय सदस्यों ने जो अपने रेजिग्नेशंस दिए थे उनको मैंने एक्सेप्ट कर लिया है और वो तीनों अब जो हैं इस माननीय सदन के सदस्य नहीं रहे। हमारे ब्यूरो हेड शिमला से प्रदीप ठाकुर जुड़ चुके हैं हमारे साथ इस खबर पर तमाम जानकारियों के साथ। प्रदीप, तीनों निर्दलीय विधायकों के इस्तीफे ने खूब सुर्खियां बटोरी हिमाचल प्रदेश में और सियासी उथल पुथल मची रही लगातार पिछले कई महीनों से हिमाचल प्रदेश में। अब आखिरकार आज स्पीकर कुलदीप पठानिया ने उनके इस्तीफे मंजूर कर लिए हैं। अब आगे क्या प्रदीप, इसके बाद हिमाचल प्रदेश की राजनीति की तस्वीर क्या हो सकती है? किस किस चीज की संभावनाएं बनती हुई नजर आ रही हैं आपको? पहले तो आज की पूरी प्रोसीडिंग ही बताइए। बिल्कुल, देखिए, इन तीनों विधायकों को आज विधानसभा अध्यक्ष ने सुनवाई के लिए बुलाया था क्योंकि इनके खिलाफ दल बदल कानून के तहत भी एक याचिका दी गई है कैबिनेट मंत्री जगत सिंह नेगी की तरफ से। लेकिन उससे पहले जिस तरह का वहां पर परिदृश्य बना, हम कह सकते हैं कि जो इस्तीफा इन्होंने दिया था 22 मार्च को, उसी इस्तीफे को स्पीकर ने स्वीकार कर लिया है। अब ये विधानसभा के सदस्य नहीं हैं और ये अब विधायक नहीं रहे हैं और अब तय है कि जैसे ही ये इस्तीफा स्वीकार कर दिया गया है तो इसकी जानकारी निर्वाचन आयोग को दे दी जाएगी और फिर ये तीनों सीटें जो है, 3 जो विधायक है वो खाली हो जाएंगी, ये तीनों सीटें, और यहाँ पर उपचुनाव होने हैं। लेकिन इसके साथ साथ जो दल बदल कानून के तहत याचिका थी वो भी पेंडिंग थी और इसमें यह हवाला दिया गया कि एक तो चुनाव था, इस वजह से इस पर जो है आगे सुनवाई नहीं हो पाई थी। लेकिन इसके बाद जैसे ही पहले स्पीकर ने अपना इस्तीफे से जुड़ा हुआ जो इस्तीफा उन्होंने स्वीकार किया है इन तीनों का, उसका फैसला सुनाया, उसके बाद उन्होंने दल बदल कानून के तहत जो याचिका है उस पर भी सुनवाई की और केवल निर्दलीय विधायक जो केएल ठाकुर हैं वो आज विधानसभा स्पीकर के समक्ष पेश हुए और वो इस बात से खुश थे कि उनका इस्तीफा स्वीकार किया गया है क्योंकि तीनों निर्दलीय विधायक यही चाहते थे। तो ऐसे में दल बदल कानून के तहत याचिका पर कोई फैसला सुनाने का कोई जो है तर्क नहीं बनता है, कोई तुक नहीं बनता है। तो ऐसी स्थिति में अब जो स्पीकर ने इस्तीफा उनका स्वीकार किया है वही अंतिम फैसला माना गया है क्योंकि आज के लिए स्पीकर
स्पीकर ने दल बदल कानून के तहत अंतिम फैसले के लिए आज का दिन रखा था, लेकिन उससे पहले ही उनका इस्तीफा स्वीकार करने का फैसला स्पीकर की तरफ से सुनाया जाता है। तो अब ये 3 सीटें जो है वो खाली हो गई हैं और यहाँ पर अब जो हम कह सकते हैं कि उपचुनाव आने वाले दिनों में होने हैं। निर्दलीय विधायक के.एल. ठाकुर से भी बात की गई तो उन्होंने कहा कि देर से आया ये अच्छा फैसला है, हम तो यही चाहते थे कि जब हमने इस्तीफा दिया था उसी दिन हमारा इस्तीफा स्वीकार हो जाता। तो हम यहाँ पर भी 3 स्थानों पर उपचुनाव, आज जो 6 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं पिछले कल, वहाँ पर उनके लिए भी उपचुनाव ही हो जाते और फिर लोगों का समय भी बचता, पैसा भी बचता और लोकसभा चुनाव के साथ साथ ये चुनाव भी निपट जाते। तो ये हमारा उसमें तर्क था, लेकिन अब स्वीकार बेशक किया गया है तो हम इससे खुश हैं। और स्पीकर ने कहा कि जो इस्तीफा इन्होंने दिया था उसकी जांच करना जरूरी था, क्यों इन्होंने इस्तीफा दिया, क्या उसके पीछे के कारण रहे। तो इसलिए हमने जो है इसकी पूरी जांच की है, उसके बाद इस्तीफा स्वीकार किया है। दर्शकों की जानकारी के लिए एक बात और बताना चाहूँगा कि जो इनका इस्तीफा स्वीकार नहीं हो रहा था उससे जुड़ी एक याचिका भी इन्होंने हाईकोर्ट में दी थी, वो उस पर फैसला रिजर्व किया गया है अभी जस्टिस संदीप शर्मा की बेंच में। तो लेकिन अब क्योंकि यहाँ इस्तीफा स्वीकार हो गया है तो संभवतः अब वो केस भी आगे ज़्यादा नहीं चलेगा। तो अब इसमें क्योंकि जो ये चाहते थे तीनों विधायक, वो उनकी मर्जी से ही जो उनकी बिलिंग थी कि इस्तीफा हमारा स्वीकार होना चाहिए वो हुआ है। ये ना तो अयोग्य करार दिए गए जो दल बदल कानून के तहत याचिका है और ना और कोई बड़ा सख्त निर्णय इनको लेकर आया है, बल्कि जो साधारण जैसा इन्होंने इस्तीफा दिया था उसी के मुताबिक इस्तीफा स्वीकार हुआ है। जी मुमताज। तो अब तीनों सीटों पर उपचुनाव की स्थिति भी साफ हो गई प्रदीप। ऐसे में अब नए सिरे से फिर नई तरह की तैयारियां भी दोनों ही पार्टियों की तरफ से की जाने लगेंगी। लेकिन इस सब के बीच ये बड़ा फैसला ज्यादा परेशानी का सबब किसके लिए है प्रदीप, कांग्रेस के लिए या बीजेपी के लिए? प्रदीप, स्पीकर का ये फैसला किसके लिए आगे राजनीतिक मुस्तकबिल को, राजनीतिक भविष्य को ज्यादा पेचीदा बना रहा है? क्या कांग्रेस के लिए मुश्किल भरी बात है ये, क्योंकि उपचुनाव होंगे तो जाहिर सी बात है नतीजों की तलवार भी लटकेगी, सरकार को खतरे को लेकर भी तमाम चर्चाएं होंगी और बातें होंगी। प्रदीप। बिल्कुल, देखिए अगर इस वक्त हम अगर ओवरऑल विधानसभा की बात करें तो जिस तरह से 6 सीटों पर उपचुनाव हुए हैं और जिस तरह से यहाँ पर इस वक्त 62 का हाउस है हिमाचल विधानसभा का, तो उस स्थिति में सरकार के पास पर्याप्त बहुमत है। अब 3 और जो निर्दलीय विधायक थे इनके इस्तीफे स्वीकार हुए हैं, तो अब कह सकते हैं हम कि ये 59 का हाउस बन गया है। लेकिन उस स्थिति में भी सरकार के पास इस वक्त पर्याप्त बहुमत है। 6 सीटों पर कल रिजल्ट आने हैं तो उसमें देखना होगा कि किसको कितनी सीटें इसमें मिलती है। अगर सरकार 6 की 6 सीटें जीतती हैं, उस स्थिति में इनकी संख्या 40 हो जाती है, तो फिर इनको किसी प्रकार का खतरा नहीं है। अगर 6 की 6 सीटें किसी सूरत में हारी जाती हैं तो कहीं ना कहीं के.एल. ठाकुर ने क्या कहा है इस पूरे मामले को लेकर, वो सुनाते हैं आप। उन्होंने कहा कि देर से आया सही, लेकिन फैसला आया है। लोकसभा चुनाव के साथ होने चाहिए थे चुनाव, ताकि चुनाव आयोग का पैसा और समय बचे। बीजेपी का टिकट देगी तो नालागढ़ से जरूर चुनाव लड़ूंगा। तो बड़ा अपडेट दे रहे हैं इस बीच हम अपने दर्शकों को। के.एल. ठाकुर ने क्या कहा है इस बड़े फैसले को लेकर, वो आपको सुनवाएंगे। उन्होंने कहा कि देर से सही लेकिन सही फैसला है, पर अगर ये फैसला पहले आ जाता तो चुनाव आयोग का वक्त और पैसा दोनों बचते। साथ ही अपने चुनाव लड़ने को लेकर भी उन्होंने बात की। उन्होंने कहा कि बीजेपी अगर टिकट देगी तो नालागढ़ से जरूर चुनाव लड़ूंगा। सुनवाते उन्होंने क्या कहा। देरी से आया सही फैसला, देरी से आया सही फैसला। जो कहते हैं देर आए दुरुस्त आए, ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, वो वाली कहावत है। ये वैसे जो हमारी तीनों की इंटेंशन, मैं तीनों की तरफ से बोल रहा हूँ, मैं तीनों इंडिपेंडेंट्स की तरफ से, हमारा जो रेजिग्नेशन देने का ये था, जो 22/3 को हम टेंडर किया था, उसका मकसद ये था कि लोकसभा के साथ साथ विधानसभा का इलेक्शन भी हो जाए, उपचुनाव। जैसे कि 6 जो कांग्रेस से गए थे भाजपा में, उनका हुआ साथ साथ, वैसे भी हमारा भी
वही पर्पज था ताकि सरकार का पैसा बचे। देरी से आया प्रदीप ठाकुर बने हुए हमारे साथ लगातार, हमारे ब्यूरो चीफ। प्रदीप, ये जो अब पूरा सिनेरियो हुआ है, अब ये जो सिचुएशन पैदा हुई है, ये कांग्रेस के लिए कितनी पेचीदा है, इस पर हम और आप बात कर रहे थे। उपचुनाव होंगे इन 3 सीटों पर भी, तो क्या फिर से बीजेपी में नई जान फूंकने के आसार हैं अब, और कांग्रेस सरकार को खतरे की बात फिर से उठाई जाएगी? क्या लगता है आपको, उपचुनाव के नतीजे फिर से एक बार कांग्रेस के लिए परेशानी का सबब बन सकते हैं क्या? बिल्कुल देखिए, अगर हिमाचल विधानसभा की बात की जाए तो यहाँ पर जो है 68 सीटें हैं, और ऐसे में जो यहाँ पर बहुमत के लिए पर्याप्त नंबर जो चाहिए वो 35 का होना चाहिए। इस वक्त सरकार के पास 34 है, लेकिन इसके बावजूद क्योंकि 6 पर उपचुनाव हुए हैं और उस पर रिजल्ट कल आना है, तो 62 का हाउस बनता है और पर्याप्त बहुमत सरकार के पास है। और 6 में से अगर एक सीट भी सरकार जीतती है, अगर कोई बुरी परिस्थिति में हम कह सकते हैं कि अगर एक सीट भी जीतती है तो भी इनकी संख्या 35 हो जाएगी और इनके पास पर्याप्त बहुमत हो जाएगा जो सरकार चलाने के लिए ज़रूरी है। लेकिन अगर किसी सूरत में 6 सीटें जो है वो बीजेपी जीतती है तो कहीं ना कहीं चुनौतियां बढ़ेगी सरकार की, क्योंकि फिर जो ये 3 जगह उपचुनाव होने हैं उसमें से 1 या 2 सीट उन्हें जीतनी होगी हर हालत में। लेकिन अभी जिस तरह की परिस्थितियाँ जो लग रही हैं, अगर एक सीट भी जीतती है तो सरकार पूरी तरह से स्टेबल हो जाएगी और किसी प्रकार की दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि बीजेपी के पास जरूर है कि चुनौतियां रहेंगी। अब ये 3 निर्दलीय जिन्होंने राज्यसभा चुनाव में बीजेपी का साथ दिया था, अब ये बीजेपी के टिकट पर, जैसा पहले भी हमने देखा कि 6 जो चुनाव हुए हैं उन सभी को टिकट बीजेपी ने दिया है, और ऐसी जानकारी है कि इनके 3 के साथ भी यही कमिटमेंट हुई है कि आपको हमने टिकट देना है। तो अगर वो स्थिति बनती है, उसमें कितने ये जीतते हैं और कल 6 जीते जाएंगे, उसमें कितनों की कितने बीजेपी जीतती है, कितनी कांग्रेस जीतती है, तो ये देखने वाली बात होगी। लेकिन कांग्रेस के लिए जरूर कल की एक चुनौती है कि अगर कल उन्हें एक सीट हर हालत में चाहिए, हालांकि मुख्यमंत्री दावा कर रहे हैं कि 5 सीटें तो हम जीत रहे हैं, एक पर हमारी टफ फाइट है। तो ऐसी स्थिति में अगर 5 जीतते हैं तो तब भी जो है हम कह सकते हैं कि सरकार पूरी तरह से स्टेबल हो जाएगी, किसी प्रकार की चिंता सरकार को नहीं रहेगी।